मेरे ससुर ने मुझे एक चॉइस दिया, 800 लाख या उसकी बेटी। सोचना क्या था, एक सेकंड भी सोचना, 800 लाख की बेइज्जती होती। सिर्फ बेवकूफ ही उसकी बेटी चुनते, और मैं वही बेवकूफ निकला, उसकी बेटी को चुना। क्या पता था कि ये एक फैसला मेरी अगले 10 साल की जिंदगी तबाह कर देगा। 10 साल मैं हाथ जोड़ते जोड़ते लियू रुयन के पीछे भागता रहा, और वो सिर्फ ठंडी नजर देती रही। आखिरकार एक दिन उसके साथ शॉपिंग पे गया, और एक अंधेरी गली में उसकी जान बचाते हुए मैं मर गया। मारते वक्त मैंने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी था। लेकिन इस बार मैं वो काम नहीं करूंगा। इस बार मैं वो कुत्ता नहीं बनूंगा जो सब कुछ दे के भी खाली हाथ रहा। मैंने शांत चेहरा बनाया और वो चेक अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया अंकल। वो चेक एक नजर देखा और अपनी पुरानी धुली हुई जीन्स की जेब में डाल लिया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। उसके बाप के जो भाषण तैयार था वो सब गलत में ही रह गया। उसका वो रौब एक पल में गायब। लियू रुयन का चाइल्डहुड फ्रेंड जो अपनी हंसी छुपा नहीं पा रहा था, वो भी एक पल के लिए रुक गया। और लियू रुयन खुद, वो आइस गॉडेस जो कभी कोई जज्बात नहीं दिखाती थी, पहली बार उसके चेहरा पे एक दरार आई। मैंने उठ के उसके बाप को झुक के सलाम किया। अंकल, आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद मैं खुद कभी लियू जी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर लियू रुयन की तरफ मुड़ा। आवाज बिल्कुल सादी थी। पिछले 3 साल अगर कभी तकलीफ दी हो तो माफी चाहता हूं। आपका भविष्य रोशन हो। लियू रुयन का जिस्म हल्का सा कांपा। पहली बार उसने सच में मुझे देखा। वो खूबसूरत आंखें पहले जैसी ठंडी नहीं थी, अब उनमें कुछ और था जो बयान नहीं हो सकता था। मैंने जाने से पहले ही मुड़ लिया, तभी पीछे से आवाज आई, फैन टैक्सी, मैं सोच रहा था तुझ में कुछ दम होगा, निकला तो सिर्फ पैसा देखने वाला। 3 साल की मोहब्बत 800 लाख में बेच दी तेरी तो। मेरे कदम एक पल के लिए रुके। पिछली जिंदगी में यही बात सुन के मैं पागल हो जाता, उसके ऊपर टूट पड़ता और लियू फैमिली के गार्ड्स मुझे बाहर फेंक देते। इस बार सिर्फ एक ठंडी हंसी आई। दूसरे साहब, पहली बात 10 साल नहीं 3 साल थे। दूसरी बात, ये मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरी तरफ से एक जिद थी। तीसरी बात, ये बेचना नहीं है, ये लियू डायरेक्टर साहब का मेरे 3 साल की मेहनत का वाजिब मुआवजा है। एक सीधा शीप डॉग भी अपना वक्त और ताकत लगाता है। ये 800 लाख न ज्यादा न कम, बिल्कुल सही है। मैंने उस भारी कामरे का दरवाजा खींचा और बिना मुड़ के बाहर निकल गया। पीछे वो कामरा मौत जैसी खामोशी में दब गया। होटल के बाहर शाम की धूप सीधा आंखों में पड़ी। आंखें भर आईं। मैंने वो चेक निकाला। ऊपर लिखे हुए नंबर्स इतने असली लगते थे कि आंसू आने वाले थे। जा प्यार, जा इज्जत। ये जिंदगी दूसरी बार मिली है। इस बार किसी से प्यार नहीं, सिर्फ पैसा। मैंने सीधा बैंक जाने की कोई जल्दी नहीं की। लियू झेंगो, वो पुराना चालाक लोमदा, चेक में कोई चक्कर लगा सकता था, कूलिंग पीरियड या खाली चेक बस मुझे हंसाने के लिए। मैंने टैक्सी ली और शहर के उस पुराने किराए के कमरे में वापस गया। 10 स्क्वायर फीट, अंधेरा, शोर, हवा में मैगी की खुशबू और सीलन का मिला हुआ तीखा बास। यहां 3 साल रहा था, सिर्फ लियू रुयान के स्कूल के पास रहने के लिए। मैंने वो पुराना लैपटॉप खोला। स्क्रीन काफी देर में रोशन हुई। मैं पीछे चेयर पर टिक गया और सोचने लगा, इस बार दोबारा जीते हुए मेरा सबसे बड़ा हाथ क्या है? इंफॉर्मेशन। अगले 10 सालों की इकोनॉमी, कौन सा स्टॉक आसमान छुएगा, कौन सी इंडस्ट्री तेजी से उभरेगी, ये सब मुझे याद था, बिल्कुल साफ। मैंने स्टॉक सॉफ्टवेयर खोला, एक कोड डाला, तेंग फे टेक्नोलॉजी। मुझे याद था कल एक छोटी सी अनजान कंपनी एक चिप टेक्नोलॉजी पेटेंट अनाउंस करेगी और स्टॉक 5 रुपए से 200 रुपए पर पहुंच जाएगा। मैंने फोन उठाया, लियू रुयान को कॉल किया। आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। जो चीजें तुम्हारी यहां थीं, पैक करके दरवाजे पर रख दी हैं, जब चाहो ले जाओ। और मैं नंबर बदल रहा हूं, आगे कांटेक्ट की जरूरत नहीं। जवाब सुने बिना कॉल काट दी, सिम निकाली, तोड़े 2 टुकड़े कचरे में फेंक दी। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। दूसरे दिन सुबह सीधा बैंक गया। चेक बिल्कुल सीधा क्लियर हो गया। जब फोन पे मैसेज आया, अकाउंट में एक लंबी लाइन के नंबर्स, तब जाके यकीन आया, मेरी जिंदगी सच में नए सर से शुरू हो रही है। मैंने बिना एक पल सोचे 800 लाख पूरे के पूरे सिक्योरिटीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फुल इन्वेस्टमेंट, तेंग फे टेक्नोलॉजी। एक्सचेंज से बाहर निकला और पहली बार पूरा जिस्म हल्का लगा। अब बस चुपचाप इंतजार करना था। मैं उस बसी किराए के कमरे में वापस नहीं गया, क्योंकि अब एक नया सफर शुरू होने वाला था। मैंने शहर के सबसे अच्छा होटल में एक एग्जीक्यूटिव सूट बुक की। गर्म पानी के बाथटब में लेता था, हाथ में ठंडी शैंपेन और आंखों के सामने पूरे शहर की चमकती रोशनी। पहली बार जिंदगी सही लग रही थी।
तभी फोन पे डिंग आई, एक अनजान नंबर का मैसेज। लियू रुयान। फैन टैक्सी, तुम कहां हो? जो चीजें मैंने दी थी सब फेंक दी? मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, नंबर ब्लॉक कर दिया। इस बार अपना ख्याल रखना है, सिर्फ अपना। अगले एक हफ्ते मैंने वो जिंदगी जी जो कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। सुबह नींद खुलने तक सोता रहा, होटल के टॉप फ्लोर के रोटेटिंग रेस्टोरेंट में आराम से ब्रेकफास्ट किया, दोपहर जिम में पसीना बहाया या स्विमिंग पूल में वक्त गुजारा। शाम को शहर की नाइट लाइफ एक्सप्लोर की, वो सस्ती टी शर्ट्स और जीन्स फेंक दी और कुछ शार्पली फिटेड सूट्स खरीद लिए। सच में पैसा मर्द की सबसे बड़ी ताकत होती है। टेंगफे टेक्नोलॉजी का स्टॉक मैंने देखने की भी जहमत नहीं की। एक रात मैंने दो दोस्तों को बुलाया, शहर के सबसे प्रीमियम प्राइवेट क्लब में, यंडिंग त्यांगोंग। पिछली जिंदगी में यहां घुसने की भी औकात नहीं थी मेरी। अब सबसे अच्छा सीट था मेरे लिए। शराब चल रही थी, म्यूजिक गूंज रहा था। तभी एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, लियू रुयन। वो यहां कैसे? उसके साथ था फैंग पिंग और कुछ और अमीर बाप के बेटे। फैंग पिंग कुछ बड़ा चरा के बता रहा था और लियू रुयन वहां बैठ के उब रही थी, सबसे अलग। उसकी नजर मुझ पे पड़ी, एक पल के लिए, हैरानी, कंफ्यूजन और छुपाई हुई नफरत। फैंग पिंग ने देखा और वो बड़ा सा नकली मुस्कान लेके सीधा मेरी तरफ चला आया, जरूर भी आवाज ऊंची करके ताकि सब सुने। अरे ये तो फैन टैक्सी है, बड़ा रोमांटिक हीरो, लियू अंकल के 800 लाख लेकर यहां मजा कर रहा है। लगता है जिंदगी में पीक आ गई। उसके पीछे के लोग खिलखिलाने लगे, ताने मारने लगे कि मैंने खुद को बेच दिया। मेरे दोनों दोस्त अनकंफर्टेबल हो गए, उठने वाले थे। मैंने धीरे से हाथ रख के रोका, बैठो, जरूरत नहीं। मैंने अपना विस्की ग्लास उठाया, धीरे धीरे घुमाया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। फैंग साहब, बहुत दिन बाद मिला, घर का कामकाज कैसा चल रहा है? सुना है फैंग ग्रुप के कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ गई है। साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्ट प्रोजेक्ट लोकल पॉलिसी बदलने की वजह से रुक गया, और यूरोप वाला चिप डिस्ट्रीब्यूशन डील बेयर मार्केट इन्वेस्टर्स ने तोड़ दी। इन दोनों में मिला के करीब 50 करोड़ का तो नुकसान होगा ही। फैंग पिंग का माथा एक पल में पसीने से भर गया। ये तो कंपनी के अंदर की बात है, बोर्ड के लोग भी नहीं जानते। तूने मुझे खोजबीन कराया? मैंने ग्लास रखा, पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। आवाज ठंडी हो गई। फैंग साहब, आप खुद को बहुत बड़ा समझते हो। इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि मैं तुम्हारी जासूसी कराऊं। मैं उठ गया। वो मुझसे आधा सर छोटा था, नीचे से ऊपर तक एक नजर मारी। अपना वो सदा हुआ काम संभलो पहले, और ऐसे पागलों की तरह लोगों के पीछे मत भागो। आसपास की हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। सब समझ गए कुछ अलग हो रहा है। फैंग पिंग दब गया, एक लफ्ज नहीं निकला। मैंने वॉलेट से एक मोटा सा कैश का बंडल निकाला, टेबल पर रख दिया। लड़कियों, आज का दिन एंजॉय करो, अपनी टैक्सी खुद लो, चलते हैं। सूट का कॉलर सीधा किया और फैंग पिंग के बिल्कुल पास से निकल गया। लियू रुयान के पास से गुजरा, एक पल के लिए कदम रुका। वो मुझे देख रही थी, आंखों में हैरानी, पहले से कहीं ज्यादा। मैंने होठों के कोने पे एक गहरी मुस्कान लाई। लियू जी, इंसान पहचानना सीखो थोड़ा। और मैं चल दिया, एकदम साफ, एकदम बिना मुर्गे। क्लब से निकला, सीधा एयरपोर्ट। रात का वक्त था। यह शहर मेरी पिछली जिंदगी के दर्द और ऑब्सेशन से भरा था। पहला पैसा आ गया था, अब नया शहर, नई जिंदगी। रात को फ्लाइट मिली, डेस्टिनेशन जियांगचेंग। प्लेन में फोन बंद कर दिया, फर्स्ट क्लास की आरामदेह सीट पे आंखें बंद की और गहरी नींद आ गई। जब आंखें खुली, प्लेन लैंड हो चुका था, जियांगचेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर की हवा में कुछ था, अपॉर्चुनिटीज की खुशबू। मैंने घबरा के घर या फ्लैट नहीं खरीदा, पहले शहर के सबसे प्रीमियम रिवर साइड अपार्टमेंट होटल में लॉन्ग स्टे बुकिंग कर ली। 360 डिग्री फ्लोर टू सीलिंग ग्लास विंडोज, पूरे जियांगचेंग रिवर साइड का नजारा। यहां से देखा तो लगा यह है मेरी असली दुनिया। दूसरे दिन स्टॉक मार्केट खुलते ही सिक्योरिटीज मैनेजर का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी एक्साइटमेंट में। फैन साहब, बढ़ गई, टेंगफई टेक्नोलॉजी अपर सर्किट लगा गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, एक बात ध्यान से सुनो, 150 से नीचे मत बेचना, तब तक रुकना। कॉल काट के अपनी अगली दुनिया की प्लानिंग शुरू की। स्टॉक से आता पैसा फास्ट मनी है, तेज आता है, तेज जाता है। मुझे एक पूरा कमर्शियल एम्पायर बनाना था। अपनी दोबारा मिली जिंदगी की याददाश्त से मैं जानता था, अगले कुछ सालों में आईओटी, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 4 सेक्टर्स दुनिया बदल देंगे। एक हफ्ते में काफी रातें जाग के एक डिटेल बिजनेस प्लान तैयार किया। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स ढूंढे और उन्हें ग्रो करे। 1 महीने बाद टेंगफई टेक्नोलॉजी 150 रुपए पर पहुंच गई। मेरा अकाउंट 800 लाख से सीधा 30 करोड़। बिना एक पल सोचे सारा स्टॉक बेच दिया, पैसा सिक्योर कर लिया और फिर वांग चाओ कैपिटल जियांगचेंग में ऑफिशियली रजिस्टर हुआ।
ऑफिस ग्लोबल बिजनेस सेंटर का टॉप फ्लोर। मैंने दुनिया के बेस्ट एनालिस्ट और ट्रेडर्स हायर किए, इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग पे। शुरुआत में वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक 20 साल के लड़के को सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन जब मैंने 3 बार यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश सही प्रेडिक्ट किया और एक ही दिन में शॉर्ट सेलिंग से $50 मिलियन कमाए, तब सबकी आंखें बदल गई। जिंदगी तेज हो गई। मीटिंग्स, डील्स, रोज का शेड्यूल खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे वो शहर भूलने लगा, लियो रुयन भूलने लगा। वो दर्द, वो जिल्लत, सब ढूंढला होने लगा। फिर एक दिन सेक्रेटरी ने एक गोल्ड एम्बॉस्ड एनवेलप मेरी टेबल पे रखा। सेक्रेटरी ने एक सोने जैसा चमकता इनविटेशन कार्ड मेरे सामने रखा। फैन साहब, अगले हफ्ते नानचैंग कन्वेंशन सेंटर में एक इंटरनेशनल बिजनेस समिट है। ऑर्गेनाइजिंग टीम ने आपको पर्सनली इनवाइट किया है। मैंने उठाया, हल्की नजर मारी और को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट में एक नाम पे नजर रुकी, लियो ग्रुप। ये लोग पीछा नहीं छोड़ते। कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी का चेहरा थोड़ा मुश्किल हुआ। फैन साहब, ये समिट बहुत बड़ा है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के करीब आड़ी कंपनीज आ रही हैं और होस्ट जो साहब शंगजियांग के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं। उन्होंने पर्सनली आपका नाम लिया है। मैंने सोचा, ठीक है, चलते हैं। एक हफ्ते बाद मैं नानचैंग पहुंचा, सीधा कन्वेंशन सेंटर। लेकिन अंदर घुसते ही फैन पिंग गुस्से में लाल आंखें लिए सीधा मेरी तरफ आ गया, जैसे कोई भाड़का हुआ जानवर। फैन टैक्सी, तूने क्या किया? क्रिस्टल चैंडलियर्स की रोशनी में उसने मेरे सूट का कॉलर पकड़ लिया जोर से। वो अभी सुना होगा, फैंग ग्रुप का पोर्ट प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो गया। मैंने नीचे देखा, उसका हाथ कांप रहा था। आधा महीना पहले वो फैंग फैमिली का प्राउड सेकंड सन था, अब मेरे लिए सिर्फ एक जोकर। मैंने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी, थोड़ा सा जोर लगाया, एक चीख, और फैंग पिंग ने कॉलर छोड़ दिया। हाथ पकड़ के दर्द से मुंह बना रहा था। मैंने आराम से अपना कॉलर ठीक किया। वांग चाओ कैपिटल के पास इतना पैसा कहां से आया? तूने हमारे बिजनेस सीक्रेट्स कैसे जाने? ये सब लियो अंकल के उन 800 लाख का शुक्रिया। उन्हीं की वजह से तैंगफई टेक्नोलॉजी मिला और तैंगफई से वांग चाओ कैपिटल बना। एक सिंपल सा जवाब, लेकिन वो एक तलवार की तरह फैंग पिंग के सीने में घुस गई। वो वहां का वहां रुक गया, चेहरा कागज जैसा सफेद। तभी भीड़ में से एक सफेद लॉन्ग ड्रेस में लियो रुयन आई, आंखों में हैरानी और कुछ और भी। वो सीधा मेरे सामने आई। फैन टैक्सी, इतना जरूर था? इतनी दूर तक जाना था? मैंने उसका चेहरा देखा, वो चेहरा जिसे 3 साल प्यार किया था, अब एक अनजान चेहरा था। बस इतना। लियो जी, बिजनेस में सिर्फ मुनाफा देखा जाता है। जब फैंग पिंग मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रहा था, तब तुमने नहीं रोका। लियो रुयन ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहती थी, एक लफ्ज नहीं निकला। मैंने उन्हें वहां छोड़ा और वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ गया। जो साहब मिले, दोनों में खूब बातें हुई और कुछ देर में वांग चाओ कैपिटल और जो ग्रुप का जॉइंट न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट पक्का हो गया। भाई, नौजवान हो लेकिन तेज हो, वो सेक्टर तूने सही पकड़ा। जो भाई बस वक्त के साथ चला। ग्लासेस टकराए और डील सील हो गई। जो साहब को विदा किया। मैं निकलने वाला था, तभी रेस्टरूम का दरवाजा खुला। लियो रुयन। वीआईपी लाउंज का वो ठंडा एटीट्यूड गायब था, आंखों में एक अजीब सी थकान और गिरगिराहट। क्या हम बात कर सकते हैं? सिर्फ 2 पल, बिजनेस नहीं, बस बात। मैं सोफा पे बैठा, अपने लिए पानी ढाला। आवाज फ्लैट थी। लियो जी, दोपहर मेरा इंटरनेशनल मीटिंग है, आपके पास 3 मिनट है। तुम पहले कभी ऐसा नहीं कहते थे। वो रुकी। वो 800 लाख, मेरे बाप ने सिर्फ टेस्ट करना चाहते थे तुम्हें। उनका इरादा तुम्हें भगाने का नहीं था। सच में? मैंने हंसी रोकना पड़ा। टेस्ट? 800 लाख किसी के मुंह पे मारना, गार्ड से बाहर फेंकवाना, ये टेस्ट था? अगर लियो जी सिर्फ यही कहने आई हैं तो जा सकती हैं। लियो रुयान वहां की वहां रुक गई, आंखें भर आईं और एक एक आंसू गिरा। मैंने कोट उठा लिया और उसके पास से गुजरा, एक बार भी नहीं मुड़ा। लियो जी, फीलिंग्स वाली बातें आगे मत करना, हमारे बीच अब सिर्फ बिजनेस है। जियांगचंग वापस आया। तीसरे दिन लियो जेंगो का कॉल आया। उसकी आवाज में वो पहले वाला रोब नहीं था, इस बार था छुपाई हुई घबराहट और दबाया हुआ गुस्सा। फैन टैक्सी, आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले फैंग फैमिली का प्रोजेक्ट लिया, अब लियो ग्रुप के स्केटर्ड शेयर्स खरीद रहे हो। मैं अपने वांग चाओ कैपिटल ऑफिस के टॉप फ्लोर पे बैठा था। जियांगचंग रिवर का नजारा सामने था। स्पीकर पे डाल दिया, आवाज बिल्कुल शांत। अंकल, आपने ही सिखाया था, बिजनेस में सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। मुझे लियो ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखी, कोई मसला? फोन के उस तरफ शीशे के टूटने की आवाज आई। लियो डायरेक्टर साहब हद से ज्यादा गुस्से में थे। यह बदला है, रुयान की वजह से तो पूरी लियो फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। अंकल, लियो जी को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, मैं सिर्फ एक फायदेमंद डील कर रहा हूं। कॉल काट दिया।
लियो जेंगुओ का नंबर ब्लैकलिस्ट। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे लियो ग्रुप की गिरती स्टॉक प्राइस देखी। दिल बिल्कुल शांत था। लियो ग्रुप बाहर से चमकदार लगता था, अंदर से खोखला। कई सालों से धीरे धीरे गल रहा था। मुझे सिर्फ एक हल्का सा धक्का देना था और ये पूरा बड़ा सा एम्पायर खुद ही धंस जाएगा। तभी सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। फैन साहब, लियो रुयान जी नीचे हैं। कहती हैं आज नहीं तो कल नहीं, जितना वक्त चाहे वेट करेंगी। मैंने अपनी वॉच देखी। मुंह पे एक हल्की सी मुस्कान आई। आधा महीना पहले मैं लियो फैमिली के घर का दरवाजा भी नहीं खटता था। आधे महीने बाद लियो फैमिली की बड़ी बेटी मेरी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। रुकने दो, जब तक मैं ये रिपोर्ट खत्म न कर लूं। 2 घंटे बाद लियो रुयान ऑफिस में आई। वो बहुत थकी हुई लगी। मेकअप ने आंखों के नीले दाग ढके थे, पर छुपा नहीं पाए। हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था कस के, लियो ग्रुप का आखिरी रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट। प्लीज हाथ खींच लो, मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं। लियो ग्रुप गिरा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने उस आइस गॉडेस को देखा जो कभी बहुत ऊंची लगी थी, अब सिर्फ एक ठकी हुई लड़की थी। लियो जी, मांगने वाले को मांगने का अंदाज भी आना चाहिए। ये रीस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो तुम क्या चाहते हो? जो भी हो, लियो ग्रुप बचाओ तो हम राजी हैं। सच में? मैं उठ के उसके सामने आया। वो एक कदम पीछे आती, आंखों में घबराहट। मैंने हाथ बढ़ाया, उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट लिया और सीधा शेडरिंग मशीन में डाल दिया। मुझे चाहिए लियो ग्रुप का 51% कंट्रोलिंग स्टेक। और लियो जेंगेगो साहब पब्लिकली मुझसे माफी मांगे। ये नहीं हो सकता। मेरे बाप कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। मैं वापस अपनी चेयर पे बैठा, आंखें ठंडी, तीज। कोई बहस नहीं। कल क्लोजिंग बेल से पहले जवाब चाहिए। नहीं माने तो लियो फैमिली सिर्फ कंपनी नहीं खोएगी, ऊपर से करोड़ का कर्ज भी होगा। अंजाम आप खुद सोचो। लियो रुयान कुर्सी पे धंस गई, चेहरा सफेद। उसने मुझे देखा जैसे जैसे वो किसी शैतान को देख रही हो। जाओ, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। मैंने ठंडा मुस्कान दिया और लियो रुयान भारी कदम उठाते हुए ऑफिस से निकल गई। कुछ दिन बाद मैं अपनी रोल्स रॉयस में बैठा था। बाहर लियो ग्रुप बिल्डिंग के नीचे कर्जदारों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। मेरा चेहरा बिल्कुल शांत। लियो जेंगेगो अभी अपने ऑफिस में छुपा हुआ होगा। फ्रैंटिकली उन सब पुराने दोस्तों को कॉल कर रहा होगा मदद मांगने के लिए। कार के ब्लूटूथ पे लिसनिंग डिवाइस से उसकी आवाज आ रही थी। वो चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मेरे होंठों पे एक ठंडी मुस्कान आई। लियो जेंगो आज भी नहीं समझा, इस बिजनेस दुनिया में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और मैंने ओल्ड एलआई को 3 गुना मार्केट रेट दिया था। इनकार करने की कोई वजह नहीं थी उसके पास। लियो डायरेक्टर माफी नहीं मांगना चाहते तो आग और भड़कने दो। मैंने फोन पे ऑर्डर दिया और कॉल काट दी। 10 मिनट भी नहीं हुए, लियो ग्रुप की फाइनेंशियल फ्रॉड और टैक्स इवेजन की खबर हर बड़े फाइनेंशियल न्यूज पोर्टल पे टॉप हेडलाइन बन गई। ये गिफ्ट मैंने उनके लिए काफी पहले से तैयार कर रखा था। ये नहीं हो सकता। ये अकाउंट सिर्फ कंपनी के अंदर के लोग जानते थे। फैन टैक्सी तूने ये कैसे? लिसनिंग डिवाइस में लियो जेंगो की टूटती आवाज आई। अंकल, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने धीरे से कहा, अकेले। लियो ग्रुप का स्टॉक 1 घंटे में ही हजारों करोड़ की वैल्यू हवाओं में उड़ गई। शाम को जांगचैंग में बारिश शुरू हुई। बड़ी बड़ी बूंदें खिड़की पे टप टप करती रहीं। मैंने काली छाता खोली, ग्लोबल बिजनेस सेंटर से बाहर निकला और वहां बारिश में भीगी लियो रुयन खड़ी थी, बिना छाटे के, पूरी तरह गीली, बाल चेहरा पे चिपके हुए। वो कभी कितनी ऊंची थी, अब झुकी सी खड़ी थी। मुझे देखते ही दौड़ के आई, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड आगे आ गया। फैन टैक्सी, प्लीज मेरे बाप से एक बार मिलो। उन्हें हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। वो खुद आकर माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज। मैंने कदम रोके, बारिश के पर्दे में उसे देखा। उसके चेहरा पे पानी था या आंसू, पता नहीं। माफी से काम चलता तो पुलिस की जरूरत ही नहीं होती। लियो जी, घर जाओ, यहां ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम पहले ऐसा नहीं थे। पहले मुझे एक भी सर्दी होती थी तो तुम। क्योंकि वो फैन टैक्सी एक अंधेरी गली में एक बार मर चुका है। अब जो हूं, उसकी आंखों में सिर्फ पैसा है, कोई जज्बात नहीं। मैंने उसे वहां छोड़ा और रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ गया। लियो रुयान पीछे से चिल्लाई, कुछ ऐसा जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। फैन टैक्सी, लियो फैमिली को छोड़ दो। मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी, चाहे चाहे तुमसे शादी भी करनी हो। शादी? मैं रुका, मुड़ के देखा। लियो जी, आज आपकी जो हैसियत है, वैंग चाओ कैपिटल के रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती। कार का दरवाजा बंद हुआ, बाहर की बारिश, उसकी चीख, सब बंद। लियो ग्रुप का शेयर होल्डर मीटिंग टाइम पे हुआ। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा ढकेला। शौर एक पल में खामोश हो गया। सबकी नजर मुझ पर। मैं सीधा उस सीट की तरफ गया जो सबसे ऊपर थी, सबसे पावरफुल, जो पहले लियो जेंगुओं की थी, अब मेरी थी। कुछ शेयर होल्डर्स आगे आए, चेहरा पे चमचा मुस्कान।
फैन साहब, हमारे सारे शेयर्स ट्रांसफर हो गए हैं। अब लियो ग्रुप आपका है, संभाल लेना। ये पुराने चालाक लोग पलता खाते हैं कितनी तेजी से। मैंने डॉक्यूमेंट्स खोले, सब पर एक नजर मारी। आवाज ठंडी, कोई आर्गुमेंट नहीं। आज से ये लियो ग्रुप नहीं कहलाएगा। नया नाम वैंग चाओ टेक्नोलॉजी। और लियो फैमिली के सारे सीधे रिश्तेदार 1 घंटे में बिल्डिंग खाली करें। अभी बात खत्म ही नहीं हुई थी, रूम के कोने में हूलचुल मची। लियो शाओजुन अंदर घुसा, चिल्लाता हुआ, फैन टैक्सी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? ये कंपनी मेरी फैमिली की है, तू तो सिर्फ एक आउटसाइडर है, छोड़ मुझे। बॉडीगार्ड आगे आए और लियो शाओजुन को जैसे कोई पुराना सामान हो बाहर घसीटा गया। उसकी गायियां कॉरिडोर में गूंज रही थीं, लेकिन एक भी शेयर होल्डर उसके लिए नहीं बोला। मैंने लियो रुयान की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठी थी, हाथ एक दूसरे में उलझे हुए। लियो जी, पुराने वक्त की वजह से एक फ्लैट आपके लिए छोड़ा है। अपने बाप को लेकर वहां शिफ्ट कर लेना, कम से कम सड़क पे नहीं रहना पड़ेगा। आवाज फ्लैट, कोई तरस नहीं। लियो रुयान ने धीरे से सिर उठाया, आंखें खाली, जैसे कोई पपेट। कुछ बोला नहीं, बस उठ के चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गई। मैं रूफटॉप टेरेस पे खड़ा था। पूरी जियांगचेंग रिवर की रात की रोशनी सामने थी। लियू फैमिली का गिरना जियांगचेंग के फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बड़ा तूफान था, लेकिन मैं जानता था यह तो सिर्फ एक नींव थी मेरे एम्पायर की। फैन साहब, जू साहब मेरे पास आए। लियू फैमिली का काम तो साफ हो गया, लेकिन वो चिप इंडस्ट्री पार्क वाली जमीन उतनी आसान नहीं होगी। जू भाई, कुछ सुना है क्या? उन्होंने एक तरफ इशारा किया। वहां एक औरत बैठी थी, आंखें तलवार जैसी तेज, पूरे वजूद में एक ऐसा ऑरा कि लोग अपने आप दूर हो जाते। वो है बाई निंगबिंग, बैडू मी फैमिली की लीडर। अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पे उसका राज होगा। मी फैमिली भी उसी चिप प्रोजेक्ट के पीछे है। इसे कहते हैं रेड डेविल। मेथड्स बहुत खतरनाक है। कमजोर ओपोनेंट से खेलने में क्या मजा। जैसे उसने फील किया मेरी नजर, उसने धीरे से सिर मोड़ा और अपना ग्लास उठाकर मेरी तरफ एक साइलेंट चीयर्स की। आंखों में था सीधा चैलेंज। पिछली जिंदगी में मी फैमिली 3 साल बाद जियांगचेंग आती। इस बार मेरी रीबर्थ की वजह से वो पहले आ गई। मैंने एक पोलाइट मुस्कान दी और मुड़ के निकल गया। लियू फैमिली के सारे फॉर्मेलिटीज खत्म करने के बाद न जाने क्यों गाड़ी खुद ही उस पुरानी सिटी विलेज की तरफ चली गई। वही छोटा मोहल्ला जहां कभी रहा था, अभी भी वही अंधा, वही गीला, तंगी गलियों में सिगरेट की बास। अचानक एक जानी पहचानी फिगर दिखी, लियू रुयान। एक भारी स्टोन स्टैचू उठाने की कोशिश कर रही थी, अकेले। कैसा लगा? आखिर वही जगह आई जहां मैं रहता था। वो रुक गई, दीवार से टिक के खड़ी हुई। हाथ में एक सस्ती मैगी का पैकेट था। वो औरत जो कभी टॉप रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं नहीं जाती थी, आज 1 रुपए के किराए पे लैंडलॉर्ड से झगड़ रही थी। मैंने कभी बदला नहीं सोचा था, बस वो वापस लिया जो मेरा था। तुम कैसे रह रही हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुमने वो चेक नहीं लिया होता, अगर तुम्हारी दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करते? ये सवाल सुन के मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया। यह सवाल पिछली जिंदगी में न जाने कितनी रातों को नींद नहीं आने देता था, लेकिन इस वक्त यह सवाल कितना खाली, कितना बेकार लगता था। कोई अगर नहीं होता लियू जी। इंसान हमेशा पुराने वक्त में नहीं जी सकता। मैंने अपनी जेब से नोट्स का एक बंडल निकाला और उसके पास रखी कार्डबोर्ड बॉक्स पे रख दिया। यह तरस नहीं है, यह बस एक आखिरी हिसाब है। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। अब दोबारा नजर मत आना मुझे। मैंने मुड़ के नहीं देखा, बड़े बड़े कदम उठाते हुए गली के नाके पे खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे से लियू रुयान की दबाई हुई सिसकियां तंगी गली की दीवारों से टकरा के वापस आती रहीं। जियांगचेंग के आसमान पे भरे बादल छाए हुए थे। पूरे शहर पे एक बोझ सा था, लेकिन मेरे कदम पहली बार बिल्कुल हल्के थे। दी एंड। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। एक आदमी जिसे प्यार में सब कुछ खो दिया, दोबारा मिला तो सिर्फ पैसा चुना, और जीतने वालों को दुनिया झुकती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिशी के साथ बने रहो। मैनवा डेक लव्स यू ऑल।